watching A4CA Foundation. So आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है modern approach to journal entries. So उसको हम थोड़ा डिटेल में आज करेंगे. So let's start the lecture. तो modern approach में जो equation use होती है that is assets is equal to liabilities plus shareholder equity. अगर हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो we can just simply write A is equal to L plus shareholder equity. shareholder equity को कभी हम owners equity भी आपने देखा होगा बोलते हैं, and the reason is that depends on the type of the company जो उस owner की है. अगर वो shareholder sole proprietorship है तो उसको owners equity कह देंगे. अगर वो corporation है then we call it a shareholder equity. चलो अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं. इक्वेशन को फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया था, बट लेट्स डू दैट इन अ डिटेल. एसेट्स को देखो, आप जब कर रहे थे आपको पता है कि एसेट वो होगी जो आपकी, जैसे लैंड, व्हीकल्स, जो वैल्यूएबल चीज है उसको हम एसेट्स कह देते हैं. ठीक. लायबिलिटीज हम उसको कह देते हैं जो हम किसी को पे करना, वी आर लायबल, वी प्रॉमिस समबडी टू पे बैक, राइट. और वो जनरली क्रेडिट्स पे होगी. शेयर होल्डर इक्विटी में आपका कैपिटल आ गया जो सबको पता है, कैपिटल, इसको हम कैपिटल बी कह देते हैं. अब इसको डिटेल में समझने के लिए लेट्स डू, मैं चार्ट बनाती हूँ. लेट्स से दिस इज एन एसेट्स, दिस इज द लायबिलिटीज, दिस इज अ कैपिटल या शेयर होल्डर इक्विटी. इन चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है. एसेट का नेचर क्या है? अच्छा, आपने टी अकाउंट सुना है? नहीं सुना तो देयर यू गो. अब लायबिलिटीज को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कैपिटल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. एंड लेट्स से वी नेम देम. एक उसका डेबिट होगा. डेबिट हरदम लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, क्रेडिट हरदम राइट साइड में लिखा जाता है. ठीक है. लायबिलिटीज का भी डेबिट हम लेफ्ट में लिखेंगे, क्रेडिट हम राइट में लिखेंगे, कैपिटल का भी डेबिट हम लेफ्ट में लिखेंगे, राइट में लिखेंगे क्रेडिट. अच्छा, बिफोर इवन आई फॉरगेट, मुझे किसी ने अगेन एक क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम में कि मैम दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि अगर एसेट्स को हम डेबिट कंसीडर करते हैं तो फिर हम क्रेडिट क्यों करते हैं, जबकि क्रेडिट तो लायबिलिटीज और कैपिटल का नेचर है. दैट्स ट्रू कि लायबिलिटीज एंड कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, बट उसको मैं अभी फटाफट क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो, हर अकाउंटिंग में दो टर्म्स ही यूज होंगी ऑलवेज, डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक. डेबिट एसेट्स की जब हम बात करेंगे कि एसेट्स बढ़ रहा है, गेटिंग इंक्रीज, तो हरदम उस एंट्री को हम डेबिट करेंगे, वी आर गोइंग टू डेबिट दैट. अगर वो ही एसेट कम हो रहा हो तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. अब इसको एग्जांपल के लिए आई कैन जस्ट एक्सप्लेन. लेट्स से हमारे पास कोई फर्नीचर है. ठीक है. हम इसका टी अकाउंट बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिख रहा है वहां पे? यस. तो लेट्स से हमने कोई फर्नीचर खरीदा ऑन May 1st 10,000 रुपीज का. हमारे पास फर्नीचर आ गया, 10,000 का कैश थी. वी जस्ट डेबिटेड द फर्नीचर इनटू द फर्नीचर अकाउंट. ये तो सबको पता है. लेट्स से हमने May 15th को कोई फर्नीचर, अच्छा बिफोर इवन वी गो देयर, तो हमारा यहाँ पे टोटल क्या होगा? हमारा टोटल 10,000 है, वो क्या होगा? यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सो डेबिट 10,000 होगा. राइट. ये क्लियर है. मान लेते हैं May 1st को ये था, May 15th को, या May 15 छोड़ो, चलो लेट्स से June 1st को आपने 2,000 रुपीज का कोई फर्नीचर इसमें से बेच दिया. मान लिया कंप्यूटर चेयर बेच दी आपने. वो जब बेची तो वो क्रेडिट में यहाँ आएगी. ठीक है. 2,000 की, क्योंकि वो कम हुआ. आप ये तो नहीं लिख सकते ना मैंने चेयर बेच दी, आपने बेच भी दिया, राइट. फर्नीचर बेच दिया, आपको कैश मिली है. ये तो है नहीं कि कैश भी आपके पास में आ गई है और फर्नीचर भी आपके पास में ठहरा हुआ, रुका हुआ, आप उसके भी ओनर है. ये तो एक चीज तो आपको देनी पड़ेगी, तो आप फर्नीचर दे रहे हो तो वो कम हो रहा है 2,000 का.
जो फर्नीचर जब 2000 का कम होगा तो हम अगर पूछे, कोई हमें पूछे कि जून 1 को तो फर्नीचर अकाउंट की, ये फर्नीचर अकाउंट जो है इसकी वैल्यू क्या थी, फिर 10,000 का हमने मई 1 को लिया था, जून 1 को हमने 2000 उसमें से निकाल के बेच दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 10,000 माइनस 2000, 8,000। तो 8,000 का फर्नीचर का आज हमारे पास वैल्यू। अब देखो 10,000 मई 1 थी, जून 1 को 8,000 है, तो वैल्यू फर्नीचर की कम हो गई, गिर गई है। सो किसी भी अकाउंट को कम करना है, ज्यादा करना है, हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ठीक। पर जब हम एसेट्स वो होगा, जैसे फर्नीचर है, कंप्यूटर है, कोई भी जिसको हम एसेट की कैटेगरी में बात करते हैं, तो जब वो इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, वी आर हैविंग इट, तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो हमारे हाथ से जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, सिंपल। उसी तरीके से जो लाइबिलिटीज है उसका नेचर ये है कि अगर कोई चीज उनके अकाउंट में आ रही है, लाइबिलिटीज की कोई भी जो अकाउंट है उसमें वो इंक्रीज हो रही है, तो हम हरदम उसको क्रेडिट करते हैं। इसका ऑपोजिट होगा, अगर यहाँ पे डेबिट इंक्रीज हो रहा है तो उनका क्रेडिट लाइबिलिटीज में इंक्रीज होगा। अगर वो लाइबिलिटीज कम हो रही है, घट रही है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। सेम रूल कैपिटल पे भी फॉलो करता है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन के इस साइड है, ठीक है। तो कैपिटल अगर देखो इंक्रीज हो रहा होगा, हो तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल कम होगा तो हम उसको डिक्रीज करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको फॉलो करनी है। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। मान लिया किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल, so we say started a business, तो मान लिया उसने 1 लाख रुपए लगा दिया, 10 लाख लगा दिया, चलो ठीक है। इसको मैं फिर से, ठीक। तो 10 लाख बिजनेस में किसी ने लगाया। अब देखो मैंने जो कैश थी वो बिजनेस के अंदर लेके आए, ठीक है, 10 लाख, तो मेरा जो कैश अकाउंट है, दिस इज अ कैश अकाउंट, यही लिखती हूँ। तो दिस इज अ कैश अकाउंट, ये स्टार्टेड बिजनेस। तो जब मैं लेके आई तो मेरा ये डेबिट अकाउंट, एसेट कैश अकाउंट जो था वो इंक्रीज हो गया। बट ऑन द अदर हैंड इसका कोई ऑपोजिट अकाउंट भी तो होगा ना, जिसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू बैलेंस द अकाउंट्स, तो डबल एंट्री सिस्टम वी हैव टू फॉलो दैट रूल। तो देन इनिशियली देन कैपिटल हमारा इंक्रीज हुआ, ठीक। तो हम कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, तो कैपिटल इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसकी जो एंट्रीज है ये इंक्रीज हो रहा है, दिस इज गेटिंग इंक्रीज, तो यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, पर ये क्रेडिट साइड में है और ये डेबिट साइड में है, दोनों की डिफरेंट एंट्रीज हैं, पर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यू बोरोड सम मनी, आपने बैंक से लोन लिया, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया लेट्स से 50,000 का। तो आपने जब लोन लिया 50,000 का, तो जब आप लोन लेते हो आपके पास कैश आ गया, हमारे पास कैश आई ना, तो हमारा यहाँ पे जो कैश अकाउंट है वो इंक्रीज हो गया, that is getting increased, but that is a loan not a capital। तो यहाँ पे 50,000 आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि क्रेडिट है, वो इंक्रीज करना है आपको। तो देखो यहाँ पे ये लोन था, तो हमारे पास कैश आ रही है 50,000, बस ऑन द अदर हैंड इट्स अ क्रेडिट, इट्स अ लाइबिलिटी, इट्स 50,000 हमने वहां लिख दी। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से दे बॉट फर्नीचर। जब हम फर्नीचर खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 10,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अब फर्नीचर 10,000 का क्या हुआ, डेबिट हो गया, दैट इज इंक्रीज्ड। अब हमने फर्नीचर तो फ्री में नहीं खरीदा होगा, वी मस्ट हैव पेड समथिंग, कोई कैश दिया होगा, कुछ दिया होगा। अब वो कैश मनी कहाँ जाएगी, कैन बी लाइबिलिटी, कैन बी कैपिटल, वो एसेट्स के अंदर ही होगा, ठीक है।
तो इसके जो ऑपोजिट अकाउंट होगा वो कैश का होगा यहाँ पे, तो ये कम हो रहा है यहाँ पे। सो सेम अकाउंट से सेम उसके अंदर अगर फॉल करेंगे देन वन इज गोइंग टू बी डेबिट, द अदर इज गोइंग टू बी क्रेडिट, ठीक। पर यहाँ पे क्रेडिट जो है वो कम हो रहा है, उसकी जो एरो है वो नीचे है। डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है। एक और ले लेते हैं, लेट्स से विथड्रॉ मनी। जब भी आप मनी विथड्रॉ करते हो फ्रॉम अ बिजनेस, जैसे विथड्रॉ वर्ड आ जाता है, अगर तो उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, देन दे ड्रॉ की है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10,000 हमने विथड्रॉ किया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जब विथड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा कैश अफेक्ट होगा, कैश 10,000, ठीक है, कम होगा। प्लस इसके अलावा दूसरा अकाउंट क्या अफेक्ट होगा, आपका कैपिटल। तो यहाँ पे ये भी कम होगा और ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। सी, एसेट्स में से कैश अकाउंट में से हम निकाल रहे हैं तो 10,000 कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट कैपिटल का नेचर कम करता है। सो दैट्स गोइंग टू बी 10,000। सो ये एंट्रीज ऐसे होती हैं कि यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका रिलेशनशिप उस दूसरे के साथ में क्या है। चलो, ये तो हो गया कि हम इक्वेशन को समझ रहे थे कि एसेट के इक्वल जो लायबिलिटी शेयर होल्डर इक्विटी कैसे किए जाते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मिटा देती हूँ सो दैट इसको मेरे को जरूरत है लिखने की, सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन अगेन। ओके, सो शेयर होल्डर कैपिटल की बात कर लेते हैं हम, शेयर होल्डर इक्विटी। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज भी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लायबिलिटीज क्या है। शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर एक्चुअली काफी चीजें फॉल करती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला तो ये है कि जो कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल था वो इसके अंदर आ गया। जब बिजनेस स्टार्ट किया था कोई भी ओरिजिनल कैपिटल तो उसमें होगा ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, सो दैट इज देयर। सेकंड होता है बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम पास्ट ईयर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं वेरी क्विकली समझा दूं, हालांकि हम बहुत बेसिक और बिगनिंग से पढ़ रहे हैं, सो हो सकता है ये रिटेन अर्निंग वर्ड बड़ा ऑकवर्ड लगे आपको यहाँ पे समझने के लिए, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अकाउंटिंग के अंदर। रिटेन अर्निंग कभी भी राइट वे नहीं होती। एक साल जब पूरा बिजनेस हो जाता है किसी भी बिजनेस को, जो उसके बाद में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं या बाद में जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग उसके बाद में आती है। सो इनिशियली कभी भी रिटेन अर्निंग नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई आई सेड बिगनिंग रिटेन अर्निंग फ्रॉम द पास्ट ईयर, जो पिछले साल का बचा कुचा होगा, सॉरी, वो रिटेन अर्निंग बिगनिंग कहलाएगी शेयर होल्डर में। अगर तो आपने इस साल में, जैसे 2020 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरी रिटेन अर्निंग यहाँ पे 0 होगी, देयर विल बी नथिंग इन देयर। 2021 में जब मैं अपना बिजनेस फिर से शो करूंगी तो मेरे शेयर होल्डर के अंदर रिटेन्ड अर्निंग शो होगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का था। इतना समझ लो काफी है, ठीक है। तीसरा इसके अंदर आता है, अच्छा, डिविडेंड्स। जो भी अर्निंग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं शेयर होल्डर्स को, वो यहाँ पे डिविडेंड्स के रूप में आएंगे। अगर नई शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं then that will be a part of a retained earning. चौथा, which is the most important thing, net income. एक मिनट मुझे दो, मैं पेन। तो नेट इनकम जो है बेसिकली दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये भी ठीक नहीं है, ओके। तो
हम बात कर रहे थे कि नेट इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू का नेचर देखो, ये आप डायरेक्टली शेयर होल्डर इक्विटी जो कैपिटल इसके अंदर डायरेक्टली जाता है, जहाँ तो आप इसके अंदर इंट्रीज कर सकते हैं, बट एक्चुअली इसकी डायरेक्टली एंट्री होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं पूरे साल के अंदर, राइट? तो इसको प्रेफर किया जाता है कि इसको कहीं और रिकॉर्ड किया जाए, एक सेपरेट इसका रिकॉर्ड हो, और उसके बाद जो उसका नेट बैलेंस होता है उसको हम लोग कैपिटल के अंदर लाके डाल देते हैं। जैसे दिस इज नेट इनकम, दैट विल बी पार्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इक्विटी। इसका और भी कारण है कि देखो, अगर सारी वो जो स्टेटमेंट होगी उसके बाद आपको फैक्टर्स पता चल सकते हैं कि प्रॉफिट किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है, लॉसेस किस वजह से हुए हैं, क्या कारण है, ठीक है? वो सारा एनालिसिस किया जाता है। सो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। सो इन अदर वर्ड्स, अब देखो, रेवेन्यू अगर जो एक्सपेंसेस हैं वो अगर पार्ट है कैपिटल का, ठीक है, तो इनकी नेचर क्या है? देखो, नेचर कैपिटल की क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब क्या है? ये इंक्रीज हो रहा है। डेबिट का मतलब क्या है? ये डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं ये रेवेन्यू उठा के यहाँ लिख दूं और मैं एक्सपेंसेस भी यहाँ लिख दूं, तो रेवेन्यू क्या है? इट्स इंक्रीज इन योर इनकम। आपका जो सेल है, जो आपकी इनकम है, वो इंक्रीज हो रही है। अगर रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल और वो इंक्रीज हो रही है, तो उसका नेचर भी क्या होगा? रेवेन्यू का नेचर भी क्या होगा? सेम चीज, क्रेडिट। और डेबिट क्या करेंगे आप? अगर वो कम हो रहा है, ठीक है ना, अगर इनकम कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगा, अगर इनकम ज्यादा हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। सेम लॉजिक जो कैपिटल है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल, तो कैपिटल अगर इंक्रीज होता है और उसका नेचर क्रेडिट है इंक्रीज होने पे, सेम वे रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है, दैट्स इनकम, बिकॉज इनकम कैपिटल को बढ़ाती है, ठीक है? अगर इनकम कैपिटल को बढ़ाती है तो ऑफ कोर्स अगर वो बढ़ाती है तो बढ़ते वक्त वो क्रेडिट होगा। सेम लॉजिक विल अप्लाई ऑन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? खर्चे हैं। खर्चे कैपिटल को कम करते हैं। अगर खर्चे कैपिटल को कम करते हैं तो क्या होगा? अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे। अगर हम डेबिट करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा कैपिटल का। यू अंडरस्टैंड ना? रेवेन्यू में तो कैपिटल बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस में कैपिटल कम हो रहा है। तो अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो हम लोग डेबिट करेंगे, जो कैपिटल का दूसरा पार्ट है कि डिक्रीज होता है। और अगर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल ठीक है, बढ़ रही है। सो ये इसका लॉजिक है। चलो, अब हम लोग ना कुछ जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। मैंने ये एनसीईआरटी में से लिया हुआ है, एनसीईआरटी क्लास 11, और ये इलस्ट्रेशन 2 है जहाँ पे सूरज मार्ट है कि फर्निशिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 आर एज अंडर। तो पहला उसने बिजनेस स्टार्ट किया है विद अ कैश ऑफ 1,50,000। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है 1,50,000। तो वी ऑल नो कि अगर कैश लेके आया, कुछ खरीदा नहीं है उसने, कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस के अंदर, तो ऑफ कोर्स कैपिटल उससे इंक्रीज हुआ है। तो कैपिटल एंड कैश दोनों ही हिट होंगे। सो कैश आई है, सो वी आर गोइंग टू डेबिट दिस वन। दूसरे हाथ पे कैपिटल है, व्हाट दैट गोइंग टू बी? दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज्ड बाय क्रेडिट। तो अब हम इसको एंट्री को लिख लेते हैं। April 1st, 2017, cash account, we are going to debit 1,50,000 here. Yeah, 1,50,000. Then this is to capital account 1,50,000. Okay. यहाँ पे इसकी नरेशन दे दो, स्टार्टेड बिजनेस, जो भी वहां पे लिखा हुआ है ना ट्रांजैक्शन के अंदर, बेसिकली दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इट हियर। ओके। दूसरा है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मनीषा ₹36,000। दूसरे में देखो गुड्स परचेज हुए हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मनीषा। इट डजंट से हाउ, सो वी विल अज्यूम देन जैसे नाम आ जाता है इट्स गोइंग टू बी क्रेडिटेड, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। सो यहाँ पे क्या है? मनीष से लिया हुआ है, सो दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिट। परचेज गुड्स की है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये गुड्स
अपने बिजनेस के लिए परचेज किया जिसको वो आगे बेचते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए उन्होंने कुछ खरीदा, इट्स दे आर गोइंग टू सेल इट लेटर ऑन अपने बिजनेस के रेवेन्यू के लिए। तो ये परचेज गुड हो गई। अब इसके लिए हमारे पास परचेज गुड्स आ रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी डेबिटेड, राइट, डेबिट होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड हमने किसी से क्रेडिट भी लिया हुआ है, तो हमारी क्रेडिट की जो लायबिलिटी है, रिमेंबर मैंने जब दिखाया था, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज व्हेन वी गोइंग टू क्रेडिट इट। तो दूसरी एंट्री कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी April 1st 2017 purchase account. We're going to debit it for 36,000 to Manish account 36,000. Okay, third है, so on April 1st 2017 stationery purchased for cash. ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टेशनरी ली है, स्टेशनरी परचेस्ड for cash. How much it is? 2,000, 2,200. ओके अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पर भी परचेज है, ये भी परचेज है, बट ये स्टेशनरी जो है वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए उसने ली है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, आप सोच सकते हो कि हालांकि इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि दे कॉल इट एज अ स्टेशनरी, राइट। अब अगर इसकी मैं एंट्री करूँ, इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। सो लेट्स से इसकी भी नरेशन आप लिख लेना, परचेज ऑन क्रेडिट। सो तीसरा जो स्टेशनरी है, सो वी विल से stationery account debited for 2,200 and that is on cash account, to cash account 2,200. अच्छा, अब देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेशनरी तो उसने अपने बिजनेस को रन करने के लिए, पेपर हो सकता है, पेंसिल हो सकती है। अब उसको उसने एज अ एसेट है, जिसको अभी हमने जब उसकी एंट्री की है तो वी मेड इट एज एन एंट्री ऑफ 2,200। तो ये एसेट अकाउंट क्रिएट हुआ है स्टेशनरी का। सो इनिशियली जब भी हम स्टेशनरी लेते हैं उसको एसेट अकाउंट ही क्रिएट किया जाता है, बट इवेंचुअली तो वो यूज करेगा ही उसको, पेपर भी यूज होंगे, खत्म होंगे, पेन भी यूज होगा, वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो फिर तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होना चाहिए, हम उसको एसेट क्यों बना रहे हैं? इसको एक मिनट के लिए सोचो, हम इसको एसेट क्यों बना रहे हैं, हम उसको एक्सपेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई दिस इज नॉट बीइंग एक्सपेंस्ड? कारण सिर्फ ये है कि जब हमने ये खरीदा सामान 2,200 का, जिस वक्त आज के दिन आया, हमने सारा का सारा सामान तो एक दिन में यूज नहीं किया, वी डिडंट यूज इट द होल थिंग, है ना। हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया, वो हमारे लिए एसेट था, हमारे एक स्टोर रूम में पड़ा हुआ है सामान, ना तो हमने इसको यूज किया, तो हम उसको एसेट उस वक्त कंसिडर करते हैं जब तक कि वो यूज ना हो जाए। तो मान लिया अगर ये April 1st को लिया हुआ, April 30th को जब देखेंगे इसमें से कितना यूज हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसमें से अगर 1,000 रुपीज का सामान यूज हो गया, तो वो उसको एक्सपेंस में लेके आ जाएंगे। देन 1,000 अमाउंट आउट ऑफ दिस स्टेशनरी विल बी एक्सपेंस, तो फिर उसको एक्सपेंस करेंगे एज अ डेबिट, और स्टेशनरी को ये जो है इसको हम करेंगे क्रेडिट। पर राइट नाउ हो सकता है बस क्वेश्चन आ जाए आपके सीए में, पर राइट नाउ इसको हम लोग डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमने यूज नहीं किया। ओके, सो दिस इज डन। इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, उसके बाद है ऑन April 2nd they open up a bank account with SBI for 35,000। अब देखो, सिर्फ एक बैंक अकाउंट ओपन किए और उसमें उसने डिपॉजिट किया है कितना, 35,000। तो इसका सिंपल एंट्री है April 2nd 2017। अब देखो, बैंक में इसने पैसे डाल दिए, बैंक अकाउंट जब ओपन किया उसमें पैसे डाले, तो बैंक के अकाउंट पे अब हम अपने बुक्स में बनाएंगे। सो बैंक के अकाउंट में 35,000 चले गए, सो इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज एज अ डेबिट। दूसरे हाथ में क्या हुआ, जो हमारा कैश, हमने कैश डाला था, राइट, जो हमारे पास इन्वेस्ट हमने किया हुआ था, तो वो जो कैश मनी है वो कम हो गई है, राइट। सो वी आर गोइंग टू क्रेडिट द कैश। सो बैंक account debited by 35,000 and that is the to cash account by
35,000. ओके, उसके बाद एंट्री है गुड्स सोल्ड टू प्रिया। इसमें ना गुड्स उन्होंने 4 बार दी हुई है, मैं एक या 2 ले लेती हूँ। गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000 रुपीज। अब उसने ये नहीं बताया कि भी ये कैश में हुई है, तो वी विल अज्यूम दिस इज ऑन अ क्रेडिट जो सेल हुई है। सो गुड्स सोल्ड टू प्रिया कितने की हुई है? 16,000 की हुई है। एंड डेट क्या है इसकी? April 2nd. Goods sold Priya को 16,000. So this is credit and then this is sale, right? आपने पढ़ा था ना कि गुड्स के 2 अकाउंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक सेल अकाउंट क्रिएट हो जाता है, एक परचेज अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे सेल अकाउंट हो चुका है और इट्स ऑन अ क्रेडिट। अब प्रिया को हमने सामान बेचा है, so that will be on April 2nd, 2017. So then we will open up Priya account. We're going to debit 16,000. अब सेल की जो नेचर है वो क्रेडिट होती है, we know that now. 16,000. अब धीरे धीरे ऐसे अकाउंट्स जो है ना उसको उसकी एंट्रीज करते जाएंगे, then you'll start understanding that too. उसके बाद आ गया a received a check of ₹16,000 from Priya on April 3rd. अब इसी ने प्रिया ने, this was happened on April 2nd and then April 3rd, this company Suraj Mart got a check from Priya for 16,000. अब देखो चेक मिला है, कैश नहीं मिली है, और हमने बैंक अकाउंट ऑलरेडी खोल दिया है, तो इसका मतलब क्या है? बैंक अकाउंट हिट होगा. So now we will say April 3rd, 2017. So now check is coming from Priya. So we have a bank account. We are going to debit how much? 16,000. और 2 होगा ये जो प्रिया का अकाउंट हमने पहले क्रिएट किया था. कारण ये कि we can't leave it open, right? वो कभी ना कभी तो पे होगा, उसको रिवर्स करना होगा. So that account जो ये वाला था, so ये वाला जो अकाउंट यहाँ पे है, that is reversed out here. Okay. उसके बाद है sold goods to Nidhi 14,000 and Nidhi pays 14,000 cash. दूसरी अकाउंट जो ट्रांजेक्शन है वो सिंपल है कि भी फर्स्ट निधि को उन्होंने क्रेडिट पे दिया 14,000. लिख ही लेते हैं इसको भी, चलो. So April 3rd, 2017. So they opened up for Nidhi. Okay, so they open up Nidhi account, which is a debit. बेचा कितना था? 14,000. And then 2 sales, 14,000. उसके बाद on the April 5th को है, not 3rd. Okay, and then April 8th को Nidhi paid cash. So April 8th, 2017. So निधि ने कैश पे कर दिया. अब ये देखो इस चीज में चेक आया था तो हमने बैंक यूज किया है, अब उसने कैश पे की है. So we have a cash account because कैश में पैसे आएंगे. And 2, निधि का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा. So पे कितना किया उसने वापस कैश में? 14,000 ऑलरेडी. So हम लोग 14,000. अब यहाँ पे देखो बैंक हिट हो रही है, यहाँ पे कैश हो रही है. हालांकि ये भी क्रेडिट पे हुआ है सेल और ये भी क्रेडिट पे है, डिफरेंस देख लो. और ये जो निधि का अकाउंट है ये रिवर्स है यहाँ पे, ठीक है. दिस वन इज रिवर्स्ड, दिस इज ऑल्सो रिवर्स. ओके, नेक्स्ट उसने दिया है परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु. इसको मैं थोड़ा सा ना रब कर लेती हूँ, सबने लिख लिया होगा. ओके, नेक्स्ट था परचेज गुड
कितना का? ₹20,000 on credit from Ritu. So this is on credit, लिखा हुआ है specifically from Ritu. अब गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के किए हैं, क्रेडिट पे किए हैं, और ये कब किए हैं? April 10th. तो इसकी एंट्री क्या होगी? हमने गुड परचेज कर लिए तो रितु का अकाउंट आएगा क्योंकि कैश तो है नहीं इन्वॉल्व, राइट? सो वी विल से April 10, 2017 purchase account, we're going to debit it 20,000 और दूसरा अकाउंट होगा दूसरा अकाउंट 20,000. जब भी आप ये चीजें करो, जो थोड़ी देर पहले मैंने वो एक टेबल बनाया था ना एसेट लायबिलिटी शेयर होल्डर इक्विटी का, आप वैसे भी करेंगे अगर अंडरस्टैंड करने के लिए, देन इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस कि आपको एंट्रीज कैसे करनी है. चलो नेक्स्ट एंट्री है इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹6,000 और ये हुआ है April 14th. सो April 14th को एक तो इंश्योरेंस पे हुआ है, insurance paid by check. How much it is? 6,000 rupees. तो यहाँ पे इंश्योरेंस पे किया गया है कंपनी की तरफ से, पर कैश में नहीं हुआ, चेक हुआ. जैसे चेक आ जाएगा, अब हमने बैंक अकाउंट खोला हुआ था, राइट? तो बैंक अकाउंट यूज होगा, कैश नहीं यूज होगा, बिकॉज दे स्पेसिफिकली सेइंग दैट इज पेड बाय चेक. तो इंश्योरेंस पे हुआ है. अब रिमेंबर जब मैंने शेयर होल्डर इक्विटी की बात की थी तो उसमें एक्सपेंस था. अब इंश्योरेंस पे हुआ है तो इट्स अ एक्सपेंस. एक्सपेंस का नेचर क्या है कि एक्सपेंस जो है वो कैपिटल को कम करता है. तो अगर ये कम करता है तो वी आर गोइंग टू डेबिट इट. चेक बुक जो है वो बैंक है, उसमें से पे हो रहा है, सो एसेट है, वो हम क्रेडिट करेंगे. ठीक है. सो ये एंट्री होगी April 14th, 2017. हमने इंश्योरेंस पे किया है. इंश्योरेंस वी आर गोइंग टू डेबिट इट. इंश्योरेंस अकाउंट कितना है? 6,000. और कहाँ से पे किया है? चेक से पे किया है. सो दैट विल बी टू बैंक 6,000. आपकी इसके ना यहाँ पे नरेशन लिखना मत बोलो, नहीं तो आपके नंबर्स कर जाएंगे. ठीक है. मेक श्योर कि आप ये यहाँ पे लिखें इंश्योरेंस पेड बाय चेक. चेक का नंबर भी लिख सकते हैं अगर वो दिया हुआ है. ओके. नेक्स्ट है ऑन April 18th पेड रेंट 2,000. पेड रेंट 2,000. अब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. रेंट है वो पे किया, दैट्स एन एक्सपेंस. जैसे एक्सपेंस आ गया, वी नो दैट इट्स गोइंग टू बी डेबिट. और पे किया 2,000. It doesn't say cash, it doesn't say check, so we will assume here it's a cash. So that happened on which date? April 18th. April 18th, 2017. We paid rent. Account debited by 2,000 to cash account 2,000. Okay, so next है on April 20th, goods costing 1,500 given as charity. Now this is something different. ठीक है ना? Charity हुई है. So charity को goods given है. Value कितनी थी इसकी? 1,500. अब देखो, जब गुड्स चैरिटी को दिए गए हैं, अब चैरिटी का मतलब तो क्या हो गया कि आपने दान पुण्य कर दिया. ठीक है. तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर चैरिटी गया तो फ्री गया है, इसमें कोई सेल नहीं हुई है. नो सेल. ठीक है. कोई सेल नहीं हुई है. आपको कुछ पैसा चैरिटी से आने वाला नहीं है, आपने फ्री में उसको दे दिया. बट जब आपने वो खरीदा था, आपको तो पैसे पे करने पड़े थे ना. यू पेड दैट मनी बट यू गेव that to others for a charity.
पर इसकी एंट्री तो आपको बुक्स में करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो गुड्स हैं, जो सामान है, वो आपके दुकान में से बाहर निकल गया, ठीक है, आपके वेयर हाउस में से निकल चुका है, तो आपको उसको एंट्री तो करनी पड़ेगी, चाहे आपने वो चैरिटी में दिया, चाहे उसकी सेल हुई है, कुछ भी हुआ है, यू हैव टू डू अ एंट्री। अब देखो ये कब हुआ है, अप्रैल 20th को हुआ है, सो दिस इज अप्रैल 20th को। अब जब ये सब होगा तो इसकी एंट्री देखो कैसे होगी। सो वी विल से चैरिटी, क्योंकि चैरिटी को गया है, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड, कितने का था सामान, 1500 का था, और इसका ऑपोजिट अकाउंट क्या होगा, किस ऑपोजिट अकाउंट को हम करेंगे, तो खुद सोचो। हमने जब परचेस किया था, बेसिकली तो इन्वेंटरी अकाउंट होता है, बट वो हम हिट नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा है परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट को हम रिवर्स कर रहे हैं, वो अमाउंट परचेज अकाउंट से हम रिवर्स कर रहे हैं, वो अकाउंट को हम कम कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट होता है जब वो इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 11,200, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑफिस फर्नीचर खरीदा है और 24th को खरीदा है। तो फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर, we are going to debit it, कितना था, 11,200, और इसमें बताया नहीं है परचेज ऑफिस फर्नीचर, सो वी विल अज्यूम इट्स अ कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट। तो अप्रैल 24th के बाद में अप्रैल 29th को जो ओनर है, ही विथड्रॉ कैश फॉर हाउस होल्ड पर्पज 5,000, सो कैश विथड्रॉल हुआ है। अप्रैल कितना, 28th है शायद, अप्रैल 29th है, सॉरी डेट में तब दे रही हूँ कि अगर कई बार आप इलस्ट्रेशंस भी देखो ना बुक में जाके, तो कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कितनी है, 5,000। तो जब ओनर कैश विथड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, सो हरदम जो वर्ड यूज किया जाता है अकाउंटिंग में, वो ड्रॉइंग्स किया जाता है, ड्रॉ किया उसने मनी, ठीक है, निकाली है मनी। सो वी विल से अप्रैल 29th drawings account debit 5,000 to cash account 5,000, क्योंकि कैश निकालिए, कैश कम हुई है, ठीक है। उसके बाद है 30th of April इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश 1200। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव किया है, दिया नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या था, 1200, सॉरी कैश है 1200 रुपीज, इंटरेस्ट रिसीव किया। अगर कुछ रिसीव किया है कैश, इट मीन्स कोई इनकम रिसीव हो गई आपको, इनकम है ये, इसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा, जो हमने पहले बात की थी, रेवेन्यू है, रेवेन्यू होगा तो इट्स गोइंग टू बी क्रेडिट। हमारे पास कैश आया है, सो अप्रैल 30th, so we got cash account debit कितना है 1200, और 2 हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है अप्रैल 30th को देयर इज अ कैश सेल्स ऑफ 2300। अब इसके अलावा सेल्स हुई है, सेल्स हुई है, कितनी की हुई है 2300, और वो कैश हुई है, मतलब राइट वे आपके हाथ में कैश आ गया 2300, सो दैट इज ऑल्सो अप्रैल 30th 2017
आपके पास कैश आ गया, कैश अकाउंट इज डेबिटेड, कितना 2300, और कौन सा क्रेडिट होगा अकाउंट, सेल्स अकाउंट, दैट इज 2300। चलो नेक्स्ट एंट्री, अप्रैल 30th को ही देयर इज अ कमीशन पेड 3000 बाय चेक। अब बिजनेस ने कमीशन पे किया है, ठीक है, कमीशन पेड, लिख लेती हूँ, कमीशन पेड कितनी इसकी अमाउंट है, 3000 बाय चेक, कमीशन पेड थ्रू चेक। ओके, सो नाउ अप्रैल 30th को अब पेमेंट हुई है, कमीशन पेड, सो इट्स एन, ये वाला क्या है, दिस इज एन एक्सपेंस, ठीक है, इससे कैपिटल कम होता है, तो वी विल से कमीशन काउंट डेबिट, कितना था 3000, और इसका ऑपोजिट अकाउंट क्या होगा, टू, अब ये चेक से पे हुआ है, कैश नहीं हुई है, सो वी विल यूज बैंक अकाउंट, दैट इज 3000। मेरे को तो आ ही नहीं रहा। ओके, आई विल पुट इट देयर नाउ। ओके, सो कमीशन पे किया था अप्रैल 30th को, वो एंट्री में फिर से कर देते हैं यहाँ पे, वी पेड कमीशन, दिस इज अ कमीशन अकाउंट डेबिटेड, कितना था 3000, एंड दिस इज पेड बाय चेक, सो बैंक यूज होगा, बैंक से पे होगा, राइट। ओके, उसके बाद अगर टेलीफोन बिल पेड बाय चेक 2000, वो भी अप्रैल 30th को हुआ था, सेम सेम काइंड की एंट्री, ये भी है, ये भी पेमेंट है, टेलीफोन बिल, फोन बिल, व्हाटएवर यू कैन से, एंड देन कितनी हुई है 2000, और चेक से हुई है, सो कौन सा अकाउंट होगा, टू बैंक अकाउंट। लास्ट एंट्री, अप्रैल 30th पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश, अब सैलरीज पे हुई है, वो भी क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, कितनी हुई है 12,000 हुई है, और कैश हुई है, सैलरीज पेड इन कैश, या सो देन दैट विल बी टू कैश अकाउंट 12,000, और हमारी एंट्री डन है सारी इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन की। सो अब देखो, ये जो डेबिट, अगर आप सबका टोटल करोगे और सबका क्रेडिट का टोटल करोगे, ये दोनों को बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को बैलेंस होना चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंस नहीं आ रहे हैं तो आपने कुछ गलती की है। सो जब भी आप कोई एंट्री करते हो, जर्नल एंट्रीज करते हो किसी भी चीज की, तो उसका जो डेबिट है, राइट, और उसका जो क्रेडिट है, उनका जो एंड होगा, जो टोटल करोगे आप, मैं जर्नल एंट्रीज की बात कर रही हूँ, मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये भी ध्यान रखो। जब आप जैसे ये जर्नल एंट्रीज करते जा रहे थे ना, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स आपके ऐड हो रहे थे, तो अगर मान लिया आपने पूरी अप्रैल की एंट्रीज की है, अप्रैल 1 to 30th की है, तो अगर आप साहब वो जर्नल एंट्री मिलाएंगे डेबिट की और क्रेडिट की, तो दोनों अमाउंट्स जो है वो मैच करनी चाहिए। अकाउंट्स की नहीं मैच करती हैं, जर्नल एंट्रीज जो आप उस मंथ की करोगे, वो उसकी मंथ की हो सकती है, डे की हो सकती है, एक घंटे की हो सकती है, व्हाटएवर इट इज, वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि देखो, ये जो एंट्रीज हैं, ये सिंगल जर्नल एंट्रीज हैं, तो कई बार क्या होता है कि कंपाउंड एंट्रीज भी आती है, ठीक है, ये भी याद रखना, लेकिन सिंगल एंट्रीज होंगी जिसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, ऑल टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व, ठीक है, टू अकाउंट्स।
कोई भी 2 अकाउंट्स हो सकते हैं। दूसरी होती है कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज and compound entries. It is 3 or more. अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं क्विक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लिया आपने कुछ परचेस किया, परचेस गुड्स, ठीक है, वर्थ 50,000 रुपीज का टोटल आपने ये ऑर्डर दे दिया फ्रॉम लेट्स से जॉनसन एंड सन्स, ठीक है। 50,000 का आपने उनसे सामान खरीदा जो आपके पास आ गया, एंड उसको आपने क्या किया, यू सेड 25,000 you paid by cash and rest 25,000 to be paid later on. So इसका मतलब क्या हुआ, 25 तो राइट में मैंने कैश पे ले लिया, बाकी का 25,000 मैंने क्रेडिट पे लिया, ठीक है। तो दिस इज ऑन क्रेडिट। अब क्या हो गया यहाँ पे, जब हम एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ कर देती हूँ, तो आपका परचेज का अकाउंट आएगा, एक परचेज अकाउंट, आप करोगे डेबिट, और कितना डेबिट करोगे, 50,000 है, दिस इज डेबिट, ठीक। इसके ऑपोजिट एंट्रीज क्या होंगी, अब देखो 25 कैश है, सो वी विल से टू कैश अकाउंट 50,000 आप, सॉरी 25,000 आपका कैश में से निकल गया जो आपने पे किया, क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या होगी, टू, अगर ये कंपनी जॉनसन एंड सन्स है, जॉनसन एंड सन्स अकाउंट खोला, वो क्रेडिट पे चला गया 25,000, बैलेंस हो गया। अगर आप इसको बैलेंस करोगे, सो ये 50,000 ये आ गया और ये हो गया 50,000, अंडरस्टैंड। सो जर्नल एंट्री जब भी आप करेंगे, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो बहुत सारी मल्टीपल एंट्रीज हो, इन दी एंड आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है, दिस इज अ कंपाउंड एंट्री। ये 3 भी हो सकती है, ये 2, डेबिट भी 2 हो सकते हैं, ऑल डिपेंड्स, ठीक है। आपने हो सकता है फर्नीचर भी खरीदा हो, मान लिया आपने कंप्यूटर भी खरीद लिया और आपने कुछ चेक से पे किया, बैंक अकाउंट हिट हो सकता है, कैश अकाउंट हिट हो सकता है, इट कैन बी एनी सिंगल थिंग। तो आप कैसे करते हो उसको अंडरस्टैंड करो, रीड द क्वेश्चंस। चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड है, तो नेक्स्ट वो करेंगे लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। थैंक यू।